फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे BHD 143 यानी हिंदी, और जिसमें हम लेंगे प्रेमचंद। ठीक है, यानी BHD 143 प्रेमचंद को। और ये इस सब्जेक्ट का हमारा ये यूनिट जो है 6 होगा। 5 तक ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, और जब आप वीडियो देखते हैं तो उसमें भी ऊपर डिस्प्ले होता है। ठीक है ना, तो उस पर भी क्लिक करेंगे, जो भी चीजें डिस्प्ले होती है ना वीडियो के ऊपर, तो उसे आप वीडियो के अंदर ही ऊपर कॉर्नर में, तो जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आप उसी में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर आज देख लेते हैं यूनिट 6 में साहित्य का उद्देश्य। मैं सोच रही हूँ कि BHD 143 आपका कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अदर सब्जेक्ट लेती हूँ। तो साहित्य का उद्देश्य का वाचन और व्याख्या हमें देखना है। ओके, और इसी में साहित्य का 6 और 7 दोनों यूनिट को हम साथ में लेंगे, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य और वाचन तो हमने इसमें देखा ही देखा है, और इसमें जो 7 यूनिट है वो हम इसमें लेंगे साहित्य का उद्देश्य का विश्लेषण। अभी साहित्य के उद्देश्य का वाचन, अब इसमें विश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है ना, दोनों यूनिट के साथ में लेकर के इसको हम फिनिश्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ओके राइट, थोड़ा सा इसे मैं डाउन कर देती हूँ। ओके चलिए, तो साहित्य के उद्देश्य का वाचन और व्याख्या, क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है ये हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें साहित्य के उद्देश्य का वाचन किस तरह से किया जाता है और साहित्य का उद्देश्य का सार, इन दोनों को मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नहीं रखूंगी। इंपॉर्टेंट संदर्भ सहित व्याख्या हो सकता है, क्योंकि जनरली करवला में भी हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सेवा सदन में भी देखा संदर्भ सहित व्याख्या आपसे पूछी गई है। उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन उससे ले लिया जाए और इसमें से जो है संदर्भ सहित व्याख्या ले लिया जाए। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बताते हुए चलेंगे। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है ना। और जो ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। रिक्वेस्ट करूंगी टेलीग्राम पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में 1000 के समथिंग है, उससे ज्यादा लोग ऐड हो सकते हैं एक ही चैनल में। तो वो आपके लिए बेनिफिट भी देगा कि आप सभी इग्नू के स्टूडेंट एक साथ हो जाएंगे, तो आप एक दूसरे से भी क्वेरी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। व्हाट्सएप पे तो एक ग्रुप में 257 के समथिंग ही ऐड होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रस्तावना देख लेते हैं कि इसमें साहित्य का उद्देश्य का वाचन इसमें कराया गया है। और साहित्य का उद्देश्य जो है प्रेमचंद के भाषण के लिखित रूप है, यानी एक तरह से ये भाषण है जो प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्य का उद्देश्य। ठीक है ना, और इन्होंने जो ये व्याख्यान है, यानी जो भाषण है, व्याख्यान में भाषण तो दिया जाता है ना, लखनऊ शहर के प्रगतिशील लेखन संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था। और ये सम्मेलन है 1936 में हुआ था। और प्रेमचंद ने इस आयोजन को साहित्य के इतिहास की एक स्मरणीय घटना कहा। ठीक है, और उनका मत था कि यह सम्मेलन भावों और विचारों के प्रचार के लिए आयोजित किया गया है। और इस महत्वपूर्ण भाषण में प्रेमचंद ने साहित्य के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया था। ठीक है ना, राइट। चलिए अब इसमें देख लेते हैं साहित्य का उद्देश्य का वाचन, यानी उन्होंने क्या कहा। वाचन का मतलब भाषण में क्या उन्होंने बोला, तो उन थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप इस चीज को पढ़ेंगे ना तभी आप संदर्भ सहित व्याख्या को, उसको आप संदर्भ सहित व्याख्या मतलब व्याख्या कर सकेंगे, बता सकेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा, सज्जनों, यह सम्मेलन हमारे साहित्य के इतिहास में एक स्मरणीय घटना है। और हमारे सम्मेलनों, यानी साहित्य के लिए एक सम्मेलन किया गया था, हमारे सम्मेलनों और अंजुमनों में अब तक आमतौर पर भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती रही है। और यहाँ तक कि उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है, उसका उद्देश्य विचारों और भावों पर असर डालना नहीं है, केवल भाषा का निर्माण करना है। ठीक है ना, तो जो उर्दू और हिंदी का स्टार्टिंग का साहित्य था, उसका उसके उद्देश्य भावों को बदलना नहीं है, बल्कि भाषा का निर्माण करना है। और वह भी एक बड़े महत्व का कार्य था। जब तक भाषा एक स्थायी रूप प्राप्त ना कर ले तो उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की शक्ति कहाँ से आएगी। तो भाषा को एक स्थायी रूप देना जरूरी है। हमारी भाषा के पायनियरों ने, रास्ता साफ करने वालों ने हिंदुस्तानी भाषा का निर्माण करके जाति पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम उसके कृतज्ञ ना हो तो यह हमारी कृतज्ञता होगी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है, और आप किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग हिंदी बोलते हैं, सभी को हिंदी आती है। ठीक है, तो भाषा जो है वो साधन होती है,
माध्यम होती है, साध्य नहीं होती है, ठीक है ना। अरे हमारी भाषा ने वो रूप प्राप्त कर लिया है कि हम भाषा से आगे बढ़कर भाव की ओर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि जिस उद्देश्य से निर्माण कार्य आरंभ किया गया था वह क्यों कर पूरा हो, ठीक है, यानी वह पूरा होना चाहिए। वही भाषा जिसमें आरंभ में बागो बहार और बैताल पचीसी की रचना ही सबसे बड़ी साहित्य सेवा थी और अब इस योग्य हो गई है कि उसमें शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की भी विवेचना की जा सके और ये सम्मेलन इस सच्चाई की स्पष्ट स्वीकृत है। यानी ये वही भाषा है, ये वही लैंग्वेज है जहाँ पे बागो बहार और बैताल 25 ऐसी रचनाएं की गई थी, लिखी गई थी, साहित्य लिखे गए थे इसमें, ठीक है ना। अब इस साहित्य में सिर्फ बागो बहार बैताल 25 ही नहीं, साहित्य ही नहीं, बल्कि भाषा के माध्यम से शास्त्र और जो विज्ञान होते हैं उनकी भी रचना इसमें की जा रही है, भाषा के माध्यम से विवेचना की जा रही है। तो भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी होती है, और जनरली वही भाषा जो होती है लिखने की जो बोलचाल की होती है, क्योंकि लिखने वाला वही भाषा लिखेगा जो उसे आता है और पढ़ने वाले ज्यादा से ज्यादा उस भाषा को जानते हो। तो बोलचाल की भाषा तो मीर अम्मन और लल्लू लाल के जमाने में भी मौजूद थी और उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली वह लिखने वाली भाषा थी, वही साहित्य है। और बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और अपने हर शौक के भावों का चित्र खींचते हैं। वही चीज है कि पहले भी बहुत सारी भाषाएं हुआ करती थी, तो जो पहले भाषाएं चलती थी उसमें साहित्य हुआ करता था और एक रीजनल क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी। लेकिन अब जो बोलचाल की हमारी भाषा है, जो एक बहुत बड़े समुदाय को, एक बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े क्षेत्र को घेर के रखा है, उसी के माध्यम से हम अपने विचार, अपने दुख को, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। तो साहित्यकार वही काम लेखनी द्वारा करता है जो लोग अपने, देखिए, जो लोग अपने विचार को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। कैसे व्यक्त करते हैं? मान लीजिए कोई यदि खुशी है तो वो बोल के व्यक्त कर दिया कि मैं बहुत खुश हूं, कोई अगर दुखी है तो बोल के बोल दिया मैं बहुत दुखी हूं, ठीक है ना, इस तरह से, या हाव भाव भंगिमा से कर दिया। लेकिन साहित्यकार जो होता है, हम आप तो जनरली यही करते हैं, लेकिन साहित्यकार होता है, जो लिखने वाले लेखक होते हैं, वो लेखनी के द्वारा ही उसको व्यक्त करते हैं। हाँ, उसके श्रोताओं की परिधि बहुत विस्तृत होती है और अगर उसके बयान में सच्चाई है तो शताब्दियों और युगों तक उसकी रचनाएं हृदय को, मन को प्रभावित, दिल को करती रहती है। परंतु मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो, जिसके दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। तो यहाँ पे प्रेमचंद ने भाषा के बारे में विशेषताएं बता दी उन्होंने। अगर क्वेश्चन आता है कि साहित्य के उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, प्रेमचंद ने उसकी क्या विशेषताएं बताई है, साहित्य के उद्देश्य की विशेषताएं लिखिए, तो आपको साहित्य के उद्देश्य की भाषा की विशेषताएं लिखिए, तो आपको यही लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो भाषा क्या होनी चाहिए? पहली विशेषता, भाषा यहाँ पर प्रौढ़ होनी चाहिए। प्रौढ़ यानी जिसे हम बोलते हैं मैच्योर, है ना, मैच्योरिटी को लिए हुए, ओके, यानी समझदारी होनी चाहिए भाषा में, लिखने का एक कला होना चाहिए लेखक में। परिमार्जित होनी चाहिए एवं सुंदर हो। परिमार्जित का मतलब होता है परिसंस्कृत, यानी कि उसे आप, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे और अगर दूसरे शब्दों में कहें परिमार्जित को, तो परिमार्जित का मतलब होता है स्वच्छ। जैसे हम नहीं बोलते कि हमने किसी चीज को धो के और साफ कर दिया, तो साफ, परिमार्जित कर दिया, उसे मैंने बदल दिया, तो साफ सुथरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और तीसरी यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के दिल और दिमाग पर असर हो। देखे ना, हम लोग जब टीवी सीरियल्स देखते हैं तो वो भी एक राइटर ही तो कथा लिखता है ना, स्क्रिप्ट लिखता है, या हम कोई नॉवेल कहानी पढ़ते हैं तो उसमें जो राइटर लिखता है तो कुछ शब्द होते हैं, कुछ वाक्यांश, लाइनें होती है जो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाती हैं। मूवी ही ले लीजिए, मूवी आप देखते हैं तो डायलॉग देखिए ना, कुछ होते हैं जो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाते हैं, तो क्या ये भाषा के माध्यम से ही तो है, ये भाषा की विशेषताएं हैं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ओके। अच्छा, और देख लेते हैं साहित्य में ये गुण, विशेषताएं, गुण दोनों एक चीज होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। गुण या विशेषताएं पूछे आपको ही लिखना पड़ेगा। पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयां और अनुभूतियां व्यक्त की गई हों।
तो यहाँ पर आप सच्चाइयां और अनुभूतियां भी ले सकते हैं, ठीक है। तिलिस्म की कहानियां, भूत प्रेम की कथाएं, प्रेम वियोग के किसी जमाने में हम भले ही इससे प्रभावित हुआ करते थे, हमें बहुत अच्छी लगा करती थी, पर हमारे लिए अभी इनमें दिलचस्पी जो है थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई भी शक नहीं है कि मानव प्रकृति का मर्मज्ञ साहित्यकार राजकुमारों की प्रेम कथाओं और तिलिस्म कहानियों में से जीवन की सच्चाइयां वर्णन कर सकता है और सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, परंतु इनमें से सभी सत्य की पुष्टि ही होती है कि साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। आप चाहते हैं कि साहित्य इफेक्टेड हो, जो लिटरेचर है इफेक्टेड हो, आप जो लिख रहे हैं वो दूसरे के ऊपर उसका असर पड़े, पढ़ के पाठक जो है सोचने पे मजबूर हो जाए, तो जब आप सच्चाई को सामने लाएंगे, सच बातें लिखेंगे, तो श्रोता उससे प्रभावित होता है, ठीक है ना, राइट। तो जिस चौखाटे में चाहे लगा सकते हो सच्चाई को, चिड़े की कहानी और गुला बुलबुल की दास्तान उसके लिए उपयुक्त हो सकती है, जो पहले के टाइम पे कहानियां हुआ करती थी और सही लोग आज उसको मानते हैं। अब वो सही हो या ना हो, लेकिन मानते हैं कि ऐसे हुआ करता था पहले, ठीक है। तो साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं भी दी गई हैं, पर मेरे विचार से उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, ठीक है। जीवन की आलोचना साहित्य की परिभाषा है, अब चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में, चाहे काव्य के रूप में हो, ठीक है ना। तो हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए साहित्य के माध्यम से, ठीक है ना, ओके। तो यही सब चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत लंबा ये है, तो इसमें से क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, निसंदेह काव्य और साहित्य का उद्देश्य, यानी अब साहित्य का उद्देश्य क्या है, क्योंकि अब साहित्य का उद्देश्य तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो साहित्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं, तो साहित्य का उद्देश्य है हमारी अनुभूतियों की तीव्रता को बढ़ाना है। जो हमारी अनुभूतियां हैं, जिन्हें हम अनुभूतियों को, अनुभूति का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अनुभूति का मतलब यही होता है ना, साक्षात ज्ञान, है ना, प्राप्त ज्ञान जो होता है तो ये अनुभूति होती है। तो हमारे ज्ञान को बढ़ाना, हमारे ज्ञान की तीव्रता को बढ़ाना होता है पहला उद्देश्य। पर मनुष्य का जीवन केवल स्त्री पुरुष प्रेम जीवन नहीं है। क्या वह साहित्य जिसका विषय श्रृंगारिक मनोभावों और उससे उत्पन्न होने वाली विरह व्यथा निराशा आदि तक ही सीमित हो। तो ऐसा नहीं है कि साहित्य में सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बारे में, स्त्री पुरुष के प्रेम के बारे में ही लिखा जाए, उनके श्रृंगार के बारे में, प्रेम के बारे में, उनके वियोग के बारे में, बिछोए के बारे में, विरह के बारे में, है ना, बिछड़न के बारे में लिखा जाए। ऐसा नहीं है, जिसमें दुनिया और दुनिया की कठिनाइयों से दूर भागना ही जीवन की सार्थकता समझी गई हो, ठीक है ना, ओके। और इसमें देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन। जब नीचे हम देखेंगे ना तो उसमें कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, ओके। अब हमारी साहित्य रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी उद्देश्य है। अब केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किंतु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है, उन्हें हल करता है, तो साहित्य है। अब वह स्फूर्ति या प्रेरणा के लिए भी कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं ढूंढता है और ना ही कोई प्रयास, ना ही कोई खोज करता है, लेकिन उसके प्रश्नों से वो दिलचस्पी रखता है, समाज या व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं। ये होता है साहित्य, ठीक है ना। नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का एक लक्ष्य एक ही है, केवल उपदेश की विधि में अंतर है। तो नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र का लक्ष्य केवल एक ही होता है, लेकिन उपदेश की विधि में अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि नीति शास्त्र जो होता है वो तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, और साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया है। तो यदि क्वेश्चन होता है कि नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र में क्या अंतर है, आप बताइए, या एक दूसरे से कैसे अलग है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला अंतर इनमें होता है कि उपदेश की विधि का अंतर पहला हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा। फिर दूसरे में लिख दीजिएगा सेकंड में कि नीति शास्त्र तर्कों और उपदेशों के द्वारा बुद्धि और मन पर प्रभाव डालता है, यानी नीति शास्त्र बुद्धि और मन पर प्रभाव डालता है, और साहित्य जो होता है वो मानसिक अवस्थाओं और भावों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। किस पर, मानसिक अवस्थाओं
और भावों पर प्रभाव डालता है साहित्य, ठीक है ना। और हम जीवन में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और वही चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा करती है। तो क्या है, मानसिक अवस्था, जो भी हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो साहित्य के माध्यम से ही होता है और साहित्य की एक रचना हो जाती है। जैसे मैं कोई नॉवेल, कोई उपन्यास लिखना चाहूँ तो मेरे मन में जो जो थाट आते जा रहे हैं, मैं उनको साहित्य में पिरो देती हूँ और एक साहित्य बन जाता है, एक नोवेल, एक कहानी बन जाती है, ठीक है ना। तो कवि या जो साहित्यकार है, इसमें अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है, उसकी रचना उतनी आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। तो इसमें अनुभूति होती है, किसमें, साहित्य में होती है, और अनुभूति की वजह से उसकी रचना आकर्षक और ऊंचे दर्जे की हो जाती है, ठीक है। और साहित्य से हमारी रुचि ना आगे तो आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, तो हमें शक्ति और गति ना पैदा हो, तो हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों का विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, तो आज वह हमारे लिए बेकार है और साहित्य कहानी का अधिकारी नहीं है। तो साहित्य में क्या होनी चाहिए, साहित्य में रुचि, अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति यानी आनंद आपको नहीं मिल रहा है पढ़ने पे, आप में कोई शक्ति जोश नहीं आ रहा, आप में कोई गति नहीं आ रही है, आप में सौंदर्य प्रेम की भावना नहीं जागृत हो रही है, ठीक है ना, और कठिनाई कोई आपके सामने आ रही है, आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है, आज का साहित्य कहलाने के लायक नहीं है, फिर वो साहित्य साहित्य नहीं है। तो ये एक तरह से इसमें गुण भी आप इसे कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं साहित्य के, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें क्या है और देख लेते हो कि बहुत लंबा है ये, फिर भी क्वेश्चन है, हम देखेंगे। अब ये बहुत लंबा है तो हमने थोड़ा सा आपको इसीलिए बता दिया है, ठीक है, चलिए, ओके। जैसे यहाँ पे प्रगतिशील लेखक संघ का नाम मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावगत प्रगतिशील होता है, अगर वह उसका स्वभाव ना होता तो शायद वह साहित्यकार ही ना होता। तो साहित्यकार क्या होता है, प्रगतिशील होता है, ठीक है, राइट। चलिए और देख लेते हैं, उन्नत से क्या मतलब है, उस स्थिति से है जिसमें हमें दृढ़ता और कर्म शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ओके। हाँ, ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। रमते हयात जोई जुज दर तपिस नयाबी दर कुल जुम आर मीदम नगस्त अबे जूरा बा अस्याम ना नसी नम ले सरजे लज्जते परवाज गहे बसाके गुलम गहे बरलवे जुयम। यानी कि इसका अर्थ जो है संदर्भ सहित व्याख्या में पूछ सकता है, तो लिखना पड़ेगा कि ये जो अगर पद्यांश है, ये जो लाइन है, ये आपके प्रेमचंद के साहित्य के उद्देश्य से ली गई है, ठीक है, साहित्य के उद्देश्य से ली गई है, जिसके जो लेखक है, भाषण साहित्य के उद्देश्य से ली गई, जिसके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको अर्थ लिखना होगा कि अगर मुझे जीवन के रहस्य की खोज है, वह मुझे तुझे संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का, सागर में जाकर विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की बात है, आनंद पाने के लिए मैं घोंसले में कभी बैठता नहीं, तभी कभी फूलों की टहनियों पर तो कभी नदी तट पर होता हूँ, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, क्या ये फिनिश्ड हुआ, हम फिनिश्ड की ओर चलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं और यही संदर्भ सहित व्याख्या पूछेगा, यही पूछेगा आपसे, इनको थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा। आज दस्ते जुनूने मन जिब्रील जब, हालांकि आना तो नहीं चाहिए, संदर्भ सहित व्याख्या में इस तरह की चीजें आनी चाहिए, इस तरह की चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना, राइट। फिर भी देख लेंगे हम, फिर चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इनको नीचे ले लेते हैं, क्या इसमें दिया है, क्वेश्चन वगैरह कुछ दिया है, क्योंकि अभी इनका यही चल रहा है। अच्छा ये देखिए, अब सार क्या है, ये देख लीजिए, साहित्य का उद्देश्य का सार, कम शब्दों में, कम शब्दों में। तो यह निबंध प्रेमचंद के एक भाषण का लिखित रूप है और प्रेमचंद ने यह भाषण लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था। जो अभी हमने आपको ऊपर बताया, सेम वही चीजें हैं। अगर उतना भी आप लिख देंगे जितना हम बता के आए हैं, साहित्य की विशेषता, साहित्य के लक्षण, साहित्य क्या है, साहित्य किस तरह होना चाहिए, सभी चीजें यदि आप लिख देंगे तो आप नंबर पा जाएंगे। प्रेमचंद के अनुसार कविता के वे भाव निरर्थक होते हैं जिनमें जीवन के प्रति निराशा का भाव पैदा होता है और मनुष्य को किसी अलौकिक सत्य में ही शांति दिखाई देती है। और इसी तरह वे भी ये मानते हैं कि अश्लील प्रेम कहानी अभी आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है। और इन तर्कों के द्वारा उन्होंने भक्ति काव्य और रीति काव्य की प्रच्छन्न आलोचना की है। प्रेमचंद इसलिए कला को भी उपयोगिता की कला
पर तौलते हैं, अतः उनके अनुसार साहित्यकार का लक्ष्य अमीरों के लिए महफिल सजाना नहीं है, न मनोरंजन का साधन जुटाना है। और प्रेमचंद जोर देते हुए कहते हैं कि ऐसा साहित्य साहित्य कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, राइट। साहित्य की कामना सिर्फ धन संचय करना, धन कमाना नहीं है, वह ज्ञान का आराधक होना चाहिए, लक्ष्मी का नहीं। इसलिए साहित्यकार को कर्मशील होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, वह कर्म की प्रेरणा दे ताकि देश और दुनिया को बदला जा सके। और साहित्य से स्वाधीनता की भावना का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। अब हमें सुलाने वाले या केवल मनोरंजन प्रदान करने वाले साहित्य के नहीं, अपितु जगाने वाले साहित्य की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि अब और अधिक सोना मृत्यु का लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन एक मिला है आपका सार का। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है साहित्य के उद्देश्य का सार। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था विशेषताएं। तीसरा नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र में क्या अंतर है। 3 क्वेश्चन हमने आपको इसमें बता दिए। विशेषताएं, लक्षण एक चीज होती है। अब इसमें देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अपने शब्दों में लिखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक है, हाँ देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या आ गई है। जैसे परंतु हमारी साहित्यिक रुचि बड़ी तेजी से बदल रही है। अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब केवल नायक नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता है। तो फिर संदर्भ आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रेमचंद के निबंध साहित्य का उद्देश्य से ली गई हैं और यह निबंध उनके भाषण का लिखित रूप है जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति के रूप में लखनऊ में 1936 में दिया था। ठीक है, राइट। फिर व्याख्या कर दीजिएगा कि हिंदू और उर्दू साहित्य के विकास क्रम को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद यहाँ अपने विचार रखते हैं कि अब जनता और लेखकों की साहित्यिक रुचि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है और अब से पहले साहित्य को मन बहलाव का साधन मानने की धारणा प्रचलित थी और उसी के अनुरूप साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन अब साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं रहा। मनोरंजन तो साहित्य से अब भी होता है, परंतु अब मनोरंजन के अलावा साहित्य का विशिष्ट उद्देश्य भी होता है। और रीतकालीन जो नायक नायिका की परंपरा थी, वो भी कहते हैं वियोग संयोग की परंपरा थी, वहां तक कि वो सीमित नहीं रह गया है। जीवन की जो समस्याएं होती हैं उन पर भी साहित्य विचार करता है और उन समस्याओं का हल भी बताता है। तो ये आप इसमें विस्तार से लिख सकते हैं। तो ये आपका संदर्भ होता है। फिर दूसरा संदर्भ भी दिया हुआ है। ठीक है ना, जो हो जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरिया गाकर सुनाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक उसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। अब एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर अब साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उदाहरण, मुझे लगता है ये आ सकता है, की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन एग्जाम में हो सकती है। तो यही लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद के निबंध, संदर्भ लिख के प्रस्तुत गद्यांश प्रेमचंद के निबंध साहित्य के उद्देश्य से लिया गया है। निबंध प्रेमचंद के भाषण का लिखित रूप है जो उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष पद पर दिया था। ठीक है ना, और इन पंक्तियों में प्रेमचंद अपने चिंतन का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, फिर व्याख्या कर दीजिए कि इस प्रसंग में प्रेमचंद साहित्य के परस्पर विरोधी उद्देश्यों की चर्चा करते हैं और फिर तुलनात्मक रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे ख्याल से संदर्भ सहित व्याख्या में। ठीक है ना, ओके, राइट। फिर यहाँ पे और भी संदर्भ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें संदर्भ आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, संदर्भ इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। नीचे दिए उद्धरणों की संदर्भ सहित व्याख्या स्वयं करने का प्रयास करना। तिलिस्मी कहानियां, भूत प्रेतों की कथाओं, प्रेम वियोग जो ऊपर पढ़ा चुके वही चीज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ओके। संदर्भ देना है कि यह जो निबंध है प्रेमचंद के, यह प्रेमचंद के द्वारा लिखित निबंध है जो कि उनके साहित्य के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है ना, और उन्होंने ये निबंध प्रगतिशील लेखक मंच की स्थापना के वक्त में एक अध्यक्ष के रूप में दिया था जो 1936 में। ठीक है ना, इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, व्याख्या कर लीजिएगा। विशेष तो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी विशेष पूछेगा तो विशेष में यही लिखेंगे कि इस तरह प्रेमचंद आंदोलनकारी की तरह साहित्य की सक्रियता और प्रवर्तनशीलता का समर्थन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा भी दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसमें ये दिए हुए हैं, तो आपको इनको अपने से लिखना होगा। ठीक है, ओके, चलिए सारांश आ गया। तो साहित्य का उद्देश्य निबंध प्रेमचंद के भाषण का लिखित रूप है और इसे उन्होंने 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर अध्यक्ष के रूप में दिया था। ठीक है, और इसमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लेखक शामिल हुए थे। चलिए, अब इसमें क्या हो सकता है, ओके, तो ये जो है फिनिश्ड हो गया है। अब यूनिट हम ले लेते हैं 7। अब यूनिट 7 ले लेते हैं, साहित्य का उद्देश्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका बन सकता है
साहित्य का उद्देश्य के अंतर वस्तु, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी आप लेसन पढ़ लीजिए, अंतर वस्तु इंपॉर्टेंट होता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक विचार पक्ष, दूसरा इसका भाव पक्ष आता है, फिर भाषा और शैलीगत विशेषताएं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें वही चीजें जो हमने यूनिट 7 में पढ़ा था, क्योंकि ये भाषण था, निबंध था, और उन्होंने लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के अवसर पर 1936 में दिया था। ठीक है ना। तो यही इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा अगर संदर्भ पूछता है तो। साहित्य का उद्देश्य के अंतर वस्तु क्या हो सकती है। ठीक है, अंतर वस्तु में दो चीजें हमने देखी, एक विचार देखा कि क्या उसके अंतर्गत विचार, थॉट क्या क्या होते हैं, और उसका भाव पक्ष क्या क्या हो सकता है। तो प्रेमचंद की ख्याति एक कथाकार की है। ठीक है ना। और हिंदी संसार उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जानता है, लेकिन वे सिर्फ कथाकार ही नहीं थे। कथाकार के साथ साथ वे अपने समय के जागरूक बुद्धिजीवी थे तथा नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे। तो देखिए, कथाकार के रूप में उनकी पहचान थी, लेकिन उन्हें उनकी दूसरी पहचान उपन्यास सम्राट के रूप में थी। और वो कथाकार ही नहीं थे, बल्कि समय के साथ साथ में वो जागरूक बुद्धिजीवी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति समय के साथ में बदलता है, समय की आवश्यकताओं को समझता है। उन्होंने उनकी जितनी भी कहानियां है ना, कथाकार जितनी उन्होंने कहानियां उपन्यास लिखे हैं, उस समय के, वर्तमान के समय के भौगोलिक परिवेश को ध्यान में रख करके जो समाज में कुरीतियां चल रही थी उनको एक तरह से उन्होंने निशाना बनाया था। ठीक है, तो यही था जागरूक बुद्धिजीवी, जो आमतौर से सामाजिक राजनीतिक विषयों के बारे में हुआ करते थे। और उनका पहला लेख उर्दू के जमाना पत्र में 1903 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उन्होंने बाद में लगातार जीवन पर्यंत लेखन किया था। और इस संदर्भ में तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अपने समय के समाज और राजनीति के विकास और परिवर्तन के साथ उनकी राय भी विकसित और परिवर्तित होती रही थी। और सभी विषयों पर वे एक ही तरह के विचार व्यक्त नहीं करते थे, यानी कि जब वो विचार व्यक्त करते थे तो सभी विषयों में एक तरह के नहीं होते थे, अलग अलग होते थे। और कई बार उनके लेखन में खुद ही विरोधाभास हो जाता था, यानी कि अलग अलग विचार मिलने से अलग अलग जब विचार होते थे तो विरोध झलकने लगता था उनके खुद के स्वयं के लेखन में। ठीक है, और यह उनके विचारों के अंतर विरोध का सूचक नहीं था, लेकिन उनके चिंतन के विकास और परिवर्तन का लक्षण था। तो ये अंतर वस्तु के अंतर्गत यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विचार पक्ष, क्योंकि साहित्य का उद्देश्य निबंध को हमें इसी रूप में देखना चाहिए था। ठीक है ना। अब किस रूप में देखना चाहिए था, क्योंकि प्रेमचंद उस पर विचार किया, यानी कि किसी भी सब उनके विचार, उनके प्रतिनिधि विचार नहीं मान सकते थे, परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते थे, यानी उनके विचार हमेशा एक से नहीं होते थे। जनरली लोगों के विचार जो होते, थिंकिंग जो होती, थॉट जो होता है वो एक सा होता है, लेकिन उनके विचार कभी भी एक से नहीं होते थे। जब भी जो वो लिखते थे उनके विचार में मतभेद हुआ करते थे, कभी एक में कुछ दूसरे में दूसरे विचार हुआ करते थे, तो परस्पर विरोधाभास दिखता था उनके ही लेखन में। ठीक है ना। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि जो भी बात वो कहते थे उनके विचार में, उनको जो ठीक लगता था वो बिना किसी भी लाग लपेट के, यानी कि अगर वो सत्य है भले कड़वा है तो वो लिख दिया करते थे, यही होता था। और ये लचीलापन और अपने युग का आग्रह उनके कथेतर गद्य में देखने को मिलता है। तो साहित्य का उद्देश्य निबंध को भी इसी रूप में देखना चाहिए, और परिवर्तन की इन रेखाओं की दिशा को उनके लेखन में देखा जा सकता है। और यह किसी लेखक की कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति होती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कुछ लेखक एक बार विचार करने के बाद प्रत्येक अवसर पर उन्हीं विचारों को व्यक्त करते रहते थे, कि एक बार जो उन्होंने प्रकट कर दिया उसी को बार बार प्रकट करते रहते थे, चाहे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन, आधी तूफान क्यों ना आ जाए। लेकिन प्रेमचंद के साथ ऐसा नहीं था, और यही कारण ये भी हो सकता था, इसका कारण कि शायद वे उस पर चिंतन करना बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन प्रेमचंद इस कोटि के नहीं थे। सतत विचारशील और जागरूक लेखक होने के साथ साथ अपने समय और समाज के प्रतिष्ठा भी थे। वही मैंने कहा कि समाज की कुरीतियों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट, वो लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते थे। ठीक है, विचार पक्ष में पहला आता है भाषा और साहित्य। ठीक है, ये अंतर वस्तु के अंतर्गत आएगा। अंतर वस्तु में पहला टॉपिक आपका होगा विचार पक्ष, और विचार पक्ष के अंतर्गत भाषा और साहित्य आएगा। तो प्रेमचंद ने अपने इस भाषण का प्रारंभ बोली, भाषा और साहित्य के अंतः संबंधों से किया था, जो कि हम फर्स्ट में 6 यूनिट में देख चुके हैं। ठीक है ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था, भाषा को इम्पोर्टेंट दिया था। ठीक है ना, भाषा के बारे में उन्होंने बताया था। और साहित्य, तो भाषा और साहित्य के बारे में कहा था। इसलिए उनके विचारों को जानने के लिए इस विषय को पहले ठीक से समझना जरूरी है। अब बोली वह होती है जो मनुष्य बोलता है, हम बोलते हैं। ठीक है ना।
और जब हम बोलते हैं तो आप समझ लेते हैं, दूसरा समझ लेता है। मैं जो बोल रही हूँ और आप समझ रहे हैं, मतलब हमारी आपकी बोली एक है। और हो सकता है कि जब मैं कुछ लिखूं तो मैं इसी बोली में लिखूं ताकि आप उसको समझ सकें, ठीक है। तो बोली जिसे मनुष्य बोलता है और एक बोलता है, दूसरा उसको समझता है, सुनने वाला। तो इस बोली में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ एक दूसरे को संप्रेषित हो जाता है, ठीक है ना। और इस संप्रेषण का नियमन परंपरा से होता है, तो इसका कोई व्याकरण नहीं होता है और बोली जल्दी जल्दी बदल जाती है। बोली जो होती है हर एक 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में बदलती रहती है और यह परिवर्तन समय के साथ साथ स्वतः होता रहता है, फिर वो चाहे स्थान विशेष में हो चाहे साथ में बोली में परिवर्तन हो, ठीक है। तो इस बोली का व्याकरण सम्मत लिखित रूप भाषा है और भाषा भी परिवर्तित होती रहती है, विकसित होती है, रूपांतरित होती रहती है, लेकिन बोली के तुलना में भाषा अपेक्षाकृत स्थायी होती है। बोली जो होती है वो ऑलवेज बदलती रहती है, लेकिन भाषा हमेशा नहीं बदलती है। हिंदी हमारी भाषा है, वो नहीं बदलेगी। जैसा हम जिसके लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, हम वही वर्ड यूज करेंगे, वही बोलेंगे, ठीक है ना। भाषा भी परिवर्तित होती है, विकसित होती है, बदलती है, लेकिन बोली की तुलना में नहीं, बोली से कम। नए नए शब्द ढूंढ लिए जाते हैं भाषा में, लेकिन बोली जो होती है भाषा की अपेक्षा, हो सकता है कि आपसे इसमें कई भाषा और बोली में अंतर ना पूछ लें, ठीक है ना। ये भी माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो भाषा बोली जो है वो परिवर्तित होती है, यानी कि बोली का व्याकरण सम्मत लिखित रूप भाषा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाषा जो है बोली का व्याकरण सम्मत लिखित रूप है। भाषा जो है कम परिवर्तित होती है, बोली ज्यादा परिवर्तित होती है। भाषा विकसित होती है, रूपांतरित होती है, बोली भी विकसित और रूपांतरित होती है। बोली की तुलना में भाषा जो होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है, जबकि बोली अस्थायी तौर पे होती है, ठीक है ना। और व्याकरण के कारण और लिपि के कारण भाषा में एक व्यवस्था आ जाती है, जबकि बोली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्याकरण और लिपि नहीं होती है लिपि बोली में, तो ये इसमें अंतर भी आ गया। तो अगर आप पेन कॉपी लिए हैं तो लिख लीजिएगा, हो सकता है कि अंतर भी पहुंच दे, ठीक है। तो यहाँ प्रेमचंद्र भाषा बोली और साहित्य के संबंध में एक विवादास्पद वक्तव्य देते हैं और वे कहते हैं कि लिखित भाषा में साहित्य रचना संभव होती है, सिर्फ बोलने वाली भाषा में अर्थात बोली में साहित्य नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है, बोली में भी साहित्य होता है, लेकिन बोली में लिखा जाने वाला साहित्य सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिस व्यक्ति की वो बोली भाषा हो, यानी वो बोली वो बोलता हो। जैसे बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, ये बोलियां कहलाई जाती हैं। तो बुंदेलखंडी बुंदेलखंड में, बघेलखंडी बघेलखंड में बोली जाएगी और ये भाषा सिर्फ वहीं के लोग बोली बोलेंगे। तो यदि इन लैंग्वेज में कोई चीज लिखी गई है तो सिर्फ वहीं के लोग जानेंगे, लेकिन यदि कोई चीज भाषा में लिखी जाती है तो वो जो एक इंडिया है, अपना भारत देश है, भारत लेवल पे, एक देश के लेवल पे, एक बहुत बड़े पैमाने पर लोग हिंदी को जानते हैं और भाषा में लिखी जाने वाली चीज हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं तो लोग उसको लोग ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने प्रेमचंद ने एक बयान दिया था कि बोली में साहित्य नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेमचंद ने इस बात पर विचार नहीं किया, जो उनके भाषण का विषय भी नहीं था, कि बोलियों में भी साहित्य सर्जन होता। पहले बोलियों में ही साहित्य सर्जन होता था, भोजपुरी, मिथिला, है ना, ये सभी चीजें। अवधी क्या, ये बोली ही तो होती है ना। तो दूसरी कोट का साहित्य होता है, इसे हम लोक साहित्य के रूप में भी जानते हैं। तो ये साहित्य लोक स्मृति में जीवित रहता है और लोक स्मृति में ही संपादित, संशोधित और परिवर्तित होता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आप भाषा पक्ष रख सकते हैं, किसमें, विचार पक्ष के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप और भी देख लीजिए कि लिखित साहित्य की परंपरा तक के अपने, यानी कि स्वयं उसके शब्दों में भाषा बोलचाल की भी होती है और लिखने की भी होती है। और उनके अनुसार बोलचाल की भाषा तो मीर अम्मन और लल्लू लाल के जमाने में भी मौजूद थी। उन्होंने कहा था, हमने यूनिट 6 में देखा है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं। प्रेमचंद ये भी कहते हैं कि बोलचाल से हम अपने करीब के लोगों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने हर्ष शोक के भावों का चित्र खींचते हैं और साहित्यकार वही काम लेखनी से करता है। तो जब आप 6 लेसन पढ़ेंगे तो बहुत से उसको आपको 7 लेसन में भी पढ़ने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो भाषा और बोली की विभाजक रेखा होती है, इसलिए भाषा और बोली की विभाजक रेखा होती है लिपि। इन दोनों को बांटने वाली चीज लिपि होती है, किसको, भाषा और बोली को, ठीक है ना। और प्रेमचंद ने इस भाषण में लिपि की समस्या पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया। हिंदी और उर्दू के बीच लिपि की समस्या बहुत जटिल है और उनका भाषण हिंदी और उर्दू दोनों के रचनाकारों को संबोधित था, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे की चर्चा करना उचित नहीं लगा और वे अध्यक्षीय वक्तव्य में कोई विवादास्पद बात नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इस मुद्दे का
संकेत भी नहीं किया, ठीक है ना। तो लिखित भाषा से पहले बोलचाल की भाषा अस्तित्व में आई, लोग बोलना शुरू किए सबसे पहले, ठीक है ना, बोलते थे तो बोली हो गई, फिर धीरे लोगों ने लिखना शुरू किया तो लिखित भाषा हो गई। तो बोलचाल की भाषा अर्थात बोली के बिना लिखित भाषा अस्तित्व में नहीं आ सकती थी, तो बोलचाल में प्रयुक्त होने पर ही लिखित भाषा कार्य कर पाती है, ठीक है। तो इतना ही काफी है आपके लिए, ज्यादा मत करिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, भाषा भी, ठीक है। ओके, साहित्य की परिभाषा क्या यहाँ पे हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। चलिए, परंपरा के प्रति दृष्टिकोण, ये भी नहीं है, और कुछ चीजें हैं क्या, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। साहित्य और उपयोगिता, ओके, क्योंकि प्रेमचंद जो थे वो साहित्य के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे, वो साहित्य को उपयोगी मानते थे, ठीक है ना, और वे चाहते थे कि साहित्य जो है समाज के लिए उपयोगी बना रहे। वे साहित्य का कार्य केवल सजावट करना नहीं मानते थे, और इसलिए वो कला को निम्न कोटि की कला नहीं मानते थे, और जिस साहित्य में हमारी रुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति यानी कि अनुभव न हो, हमें हमारे तृप्त का मतलब यहाँ पे प्यास से होता है, ना मिले इसमें, मतलब कि हमें आनंद ना मिले, इसमें हमें शक्ति और गति ना पैदा हो, ये हमने 6 में भी पढ़ा है। सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो साहित्य है वो प्रेमी प्रेमिका के बारे में, पति पत्नी के बारे में, श्रृंगार के बारे में, प्रेम के बारे में, मिलन के बारे में, बिछोए के बारे में यानी कि बिछड़ने के बारे में ही लिखने का काम नहीं है। साहित्य का मतलब होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना। हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ जाती है तो उस कठिनाई पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, कोई समस्या आती है तो उस समस्या से हम कैसे बाहर निकले, ये काम भी होता है साहित्य का, और साहित्य के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है साहित्य और उपयोगिता, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके, थोड़ा सा उसको एक नजर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम भी मेरे विचार से गलत है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है, अगर यह उसका स्वभाव ना होता तो शायद वह साहित्यकार ही ना होता, और अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती और बाहर भी उसी, ठीक है। और इस कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती। ये है आपका इनका साहित्य की उपयोगिता में, ठीक है ना, तो इसे देख लीजिएगा। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ लेता तो आप इसमें क्या लिखें, ये आपके मन में क्वेश्चन ना हो, आप उसको लिख सको, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर जानेंगे तो। चलिए चलिए, सौंदर्य की कसौटी तो मुझे नहीं लगता है, इसमें जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है उसको हम देख लेते हैं। ओके ठीक है, साहित्य का दायित्व, ये भी हम नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी, आप भाव पक्ष, अभी हमने विचार पक्ष देखा था अंतर वस्तु का, अब यहाँ पे हम भाव पक्ष देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भाव पक्ष क्या निकलता है। अब देखिए, साहित्य का जो उद्देश्य निबंध है वो, जैसे कि पहले हमें पता है कि प्रेमचंद का एक भाषण का लिखित रूप है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में 1936 में उन्होंने ये दिया था, अध्यक्ष के रूप में दिया था। और निबंध पाठ विधा है, और जिसके पाठक होते हैं जो निबंध को पढ़ सकते हैं, जबकि भाषण जो होता है श्रव्य विधा होती है, जो वक्ता के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, इस तरह की चीजें बीच में दी जाती हैं, और कभी कभी क्वेश्चन इनसे क्रिएट कर दिया जाता है, यानी कि निबंध और भाषण में अंतर आपसे पूछ सकता है, छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। तो निबंध क्या है, पहला अंतर देख लीजिए निबंध और भाषण में, निबंध जो है पाठ विधा है, ठीक है, राइट, ओके। और भाषण क्या है, श्रव्य विधा है, तो ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। निबंध उसके पाठक होते हैं, दूसरा देख लेते हैं, निबंध के पाठक होते हैं जो निबंध को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भाषण में वक्ता के द्वारा दिया जाता है, तो भाषण में वक्ता होता है और श्रोता सुनते हैं। अब समझिएगा निबंध और भाषण में फर्क। निबंध का मतलब होता है हम आप भी निबंध लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो एक कला होती है, एक विधा होती है, और उस निबंध को पढ़ने वाले लोग भी होते हैं, तभी लिखा जाता है, और ठीक है ना, और उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन भाषण जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, निबंध भी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पाठकों के लिए होता है। भाषण जो होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा, जो व्यक्ति
जैसे कि बोलता है उसके द्वारा, तो वक्ता हो गया, तो वक्ता के द्वारा दिया जाता है। और श्रोता यानी हम आप इसे सुनते हैं। निबंध को सुनते नहीं है, निबंध को पढ़ते हैं, और भाषण को सुनते हैं। ठीक है ना, अब ऐसे समझ में आपके आ जाएगा। तो दो हो गए ना। ओके। भाषण को लिखित रूप देने के बावजूद उसमें भाषण के तत्व बने रहते हैं। ठीक है। और भाषण और उसके श्रोताओं की भाव भूम निबंध के पाठक से अलग होती है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो इसमें अंतर है, आप ये कर सकते हैं कि भाषण उसके श्रोताओं की जो भाव भूमि होती है निबंध के पाठक से अलग होती है। ठीक है ना, यानी निबंध अधिक निवैयक्तिक विधा होती है, और उसमें लेखक पाठक का पारस्परिक संबंध अधिक जनतांत्रिक होता है। भाषण में ऐसा नहीं होता है। भाषण में लेखक और पाठक का जो जनतांत्रिक संबंध होता है वो अधिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाषण कोई भी लिख सकता है। हो सकता है कि आपको किसी में भाषण देना हो तो आप मुझसे डिमांड करें मैं लिख के दे दूं, आपको सिर्फ पढ़ना होता, आपने पढ़ दिया, तो वो आपका भाषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि लिखने वाला कोई और है। लेकिन निबंध जो लिखा है उसी का कहलाएगा। ठीक है ना, ये फर्क होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, लेखक पाठक उसका पारस्परिक संबंध अधिक जनतांत्रिक होता है। किसमें? निबंध में, क्योंकि निबंध जो लिखता है वो उसी का होता है। भाषण कोई भी लिख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है उसे। भाषण करता है वक्ता और उसके श्रोताओं के बीच एक असामान्य रिश्ता बना रहता है, और देखा जाए तो निबंध में संवाद की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि भाषण में उपदेशात्मकता अधिक होती है। देखिए, अब चौथा मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, तीसरा यहाँ पे मिल गया हमें, और चौथा कहाँ मिल गया, ये मिल गया कि निबंध में संवाद की मात्रा बढ़ जाती है, और जबकि भाषण में उपदेशात्मकता। भाषण क्या होता है? उपदेश ही तो दिए जाते हैं, तभी तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है ना। तो भाषण में उपदेशात्मकता नहीं, उपदेश होता है, और निबंध में संवाद होता है। ठीक है, ओके। और चाहते न चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। तो भाषण देते समय वक्ता की भाव भूमि को हम ऊपर दिए गए विवरण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये चार हमने आपको यहाँ पे अंतर बता दिए निबंध एवं भाषण में। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे, तो प्लीज इसको माइंड में रखिएगा, और यही भाव पक्ष में भी आपको लिखना है यदि आ जाता है अंतर वस्तु का। ठीक है। वक्ता भाषण देते समय मंच पर खड़ा होता है, जो थोड़ा ऊपर होता है। श्रोता सामने उससे थोड़ा नीचे बैठे हुए होता है। उसके बीच की भौगोलिक दूरी उसकी मानसिक दूरी बन जाती है, क्योंकि इसमें दूरियां होती हैं। और श्रोताओं को लगता है कि वक्ता बड़ा है, वक्ता को भी लगता है कि वह बड़ा है और विशिष्ट है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। और इस महात्म बोध का असर भाषणकर्ता के वक्तव्य पर पड़ना स्वाभाविक होता है। और इस निबंध को पढ़ते समय आपने भी ये अनुभव किया होगा कि इस मंच से वक्ता को अपने विचार रखने कहने होते हैं, और श्रोताओं को समझना होता है। इसलिए भाषण में भी आत्मा विभक्ति यानी आत्म की अभिव्यक्ति होती है, परंतु आत्म उच्च भूमि पर होता है, और इस कारण भाषण में लगभग अंतिम सत्य बताया जाता है। ठीक है ना, तो इतना आप ले लीजिए भाव पक्ष के लिए, काफी है, काफी है भाव पक्ष। ठीक है, ओके। क्योंकि भाव पक्ष ही नहीं लिखना है, आपसे अंतर वस्तु पूछेगा तो आपको विचार भी रखने होंगे, विचार पक्ष जो देख के और भाव पक्ष भी देखना होगा। ठीक है, ओके। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम ये देख लेते हैं। भाषा, अच्छा, अब इसकी भाषा कैसी थी, तो भाषा हमने उसमें भी देखा था, भाषा विश्लेषण में इसमें भी है। तो वही है, उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के लेखक थे, इसलिए साहित्य दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। एक से दूसरी भाषा में संचरण करते थे। हिंदी और उर्दू में किया तो फिर उसके बाद अनुवाद हिंदी में कर देते थे, हिंदी में किया तो उर्दू में कर देते थे, और करते हुए कुछ शब्द बदल देते थे, लेकिन उनकी भाषा का अंदाज एक ही रहता था। और साहित्य का उद्देश्य की भाषा प्रबुद्ध और शिक्षित वर्ग की बोलचाल की भाषा, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उनकी भाषा कैसी थी, तो साहित्य का उद्देश्य की जो भाषा थी प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, जागरूक जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए, और शिक्षित वर्ग की बोलचाल की भाषा, और यानी कि खड़ी हिंदी, जिनमें हिंदी और उर्दू को प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें ना तो तत्सम संस्कृत निष्ठ शब्दों का अनावश्यक प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं किया गया, और ना ही अरबी फारसी युक्त उर्दू का प्रयोग किया गया। शुद्ध यहाँ पे तो उर्दू ले लिया गया या फिर हिंदी ले लिया गया है, और दोनों भाषाओं के प्रबुद्ध जानकारों के भाषा आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है ना, जिनका हिंदी में इनका प्रकाशन हंस पत्रिका में इसी शीर्षक से जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है ना, राइट। तो ये भाषा हो गई। भाषा सरल सहज, हिंदी का उदाहरण भाषण के इस अंश में देखा जा सकता है। अब देखिए, भाषा जितनी भी सहज, जितनी सरल होगी, और समझने वाला व्यक्ति उतना आसानी से उसको समझ पाएगा, क्योंकि पाठक यदि आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ देते हैं लोगों को पढ़ने के लिए, तो भाषा आपको आसान रखनी होगी, लैंग्वेज आसान रखनी होगी, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए, उसका मतलब और अर्थ निकाल ले, गूढ़ नहीं होनी चाहिए।
कि वो पढ़े और फिर अपना बाल ऐसे सिर खुजाता रहे कि इसका मतलब क्या होता है। तो शब्द जो होते हैं, लाइनें जो होती हैं, वो बिल्कुल इजी होती हैं, सरल होती हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या हो सकता है इसमें। ओके, इस भाषण निबंध में प्रेमचंद ने इकबाल की 2 कविताओं को उद्धृत किया है, जो हिंदी पाठकों के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। जो यही था, पहले ऊपर वाले में भी ये देख चुके हैं हम, ठीक है ना, 6 वाले में भी देख चुके हैं, था ना। तो ये उन्होंने कुछ कविताएं हैं जो ली थी, ठीक है ना। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि निबंध की भाषा में प्रवाह है। प्रेमचंद श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाने में सफल होते हैं और यह कार्य वे अपनी भाषा के माध्यम से करते हैं। और प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन की तरफ आए, तो इसलिए उनके आरंभिक साहित्य की भाषा उर्दू पर गहरा असर पड़ा है। और लेकिन धीरे धीरे उनकी भाषा में सुधार हुआ, हिंदी की मुख्य धारा की भाषा के अनुरूप लिखने लगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हिंदी के साथ साथ में उर्दू शब्द को भी उन्होंने लिखा। और यहाँ पे साहित्य के उद्देश्य की भाषा परिष्कृत हिंदी भाषा है, ठीक है ना। क्या है? परिष्कृत हिंदी भाषा है, और उसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषिक परंपरा में रख सकते हैं। सहज यानी सरल, बोधगम बहुत सरल, बोधगम यानी सरल, सहज यानी बहुत आसान, आसान, सहज यानी आसान, बोधगम यानी सरल, सहज और प्रौढ़ भाषा का प्रयोग करने वाले लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है ना। ओके, शैलीगत विशेषताएं क्या इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। साहित्य का उद्देश्य निबंध की शैली की 2 परस्पर विरोधी विशेषताएं, ठीक है ना, विरोधी विशेषताएं। एक तरफ तो भाषण है, इसलिए इसमें भाषण कला की विशेषताएं मिलती हैं, और दूसरी तरफ यह लिखित निबंध है, तो इसमें निबंध कला के गुण भी विद्यमान हैं। 2 परस्पर विरोधी विशेषताएं देखने को मिलती हैं किसमें? शैलीगत विशेषताएं। तो शैलीगत भाषा आती है, शैलीगत भाषा तो ऊपर हम देख चुके हैं, शैलीगत भाषा आएगी तो ऊपर वाला लिखना है, लेकिन शैलीगत विशेषताएं आती हैं तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है? पहला तो ये है कि भाषण है, तो भाषण कला की विशेषताएं मिलती हैं। फिर से निबंध भी है, तो इसमें निबंध कला के गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और इस तरह के शिल्प को हम भाषण और निबंध दोनों रूपों में देख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो निबंध में पाठक को संबोधित किया जाता है, जबकि भाषण श्रोताओं को संबोधित विधा होती है। देखिए यहाँ पे भी अंतर पहला मिल गया ना, ये देखिए, लिख लीजिएगा इसे कॉपी में, जो ऊपर बताया उसे भी लिख लीजिएगा, उसमें से जोड़ दीजिए। 6ठा नंबर अंतर है कि निबंध में पाठक को संबोधित किया जाता है और जबकि भाषण में श्रोताओं को किया जाता है, ठीक है। निबंध का पठन पाठन अकेले में वैयक्तिक रूप से किया जाता है। आप मतलब व्यक्तिक का मतलब अकेला होता है, सिर्फ अकेला व्यक्ति भी निबंध पढ़ सकता है। हमने निबंध लिखा, किसी राइटर ने लिखा, आप पढ़ रहे, हम पढ़ रहे अपनी जगह में, तो निबंध को अकेले पढ़ा जाता है, वैयक्तिक हो गया, ठीक है ना, अकेले में। लेकिन भाषण में ऐसा नहीं होता है, भाषण में तो 10, 20, 15, 100, 1000 लोग होते हैं। तो भाषण में क्या होता है? सामूहिक रूप से सुना जाता है। दूसरा यहाँ पे हो गया, मतलब अगर ऊपर हमने 4 बताए थे तो 5वां 6वां हो गया। इस तरह से करके देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ऊपर वाले भी लिख लीजिएगा, जो भी बता के आई हूँ इसे उसी में आगे जोड़ दीजिएगा। तो निबंध का पठन पाठन जो होता है अकेले होता है, जबकि भाषण का सामूहिक रूप में सुना जाता है, ठीक है। ओके, 2 यहाँ पे भी मिल गई, ठीक है। ओके, निबंध व्यवस्थित विधा है, लेकिन भाषण व्यवस्थित नहीं होता है, क्योंकि निबंध व्यवस्थित विधा का मतलब पहले आप निबंध में प्रस्तावना लिखते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं ना, फिर उसके कुछ रीजंस होते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक डालते हैं, फिर निष्कर्ष में आप आते हैं। तो व्यवस्थित विधा है, A to Z प्रॉपर चलता है वो, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं निबंध को। लेकिन जो भाषण होता है इसमें बिखराव होता है, आप कहीं से कुछ भी उठा के बोल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर A to Z, मतलब ये नहीं होता कि नहीं बिल्कुल आपको कायदे से और बहुत उससे लिखना पड़ता है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई यहाँ पे कि निबंध व्यवस्थित विधा है, जबकि भाषण में बिखराव होता है, ठीक है ना। और कई बार पुनरावृत्ति भी होती है, यानी एक बात को बार बार रिपीट किया जाता है भाषण में, ठीक है। और कुछ गलतियां भी रह जाती है भाषण में, तो भाषण का प्रवाह बंधन को तोड़ देता है, जबकि निबंध में बंधन होता है। याद रखिएगा, निबंध में बंधन होता है। निबंध में क्या होता है, ये लीजिए यहाँ पे चौथा मिल गया, भाषण का प्रभाव बंधन को तोड़ देता है, जबकि निबंध का प्रभाव बंधन को नहीं तोड़ता है। निबंध हमेशा बंधन में रह करके, कायदे कानून में रह करके लिखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन दोनों की विधाओं के अंत में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है।
तो निबंध काल्पनिक सर्जन की विधा नहीं होती है, निबंध कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। भाषण जो होता है वो काल्पनिक हो सकता है। एक और भी आपको यहाँ पे मिल गया 5 नंबर का आंसर, ठीक है। लेखक किसी पात्र या कथा की कल्पना करके उसके माध्यम से अपनी बात नहीं कहता है, अपितु वह जीवन की अपनी समझ के रूप में प्रस्तुत कर देता है। निबंध लेखक चिंतन के निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात लेखक कार्य प्रारंभ करता है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। निबंध और भाषण में अंतर मुझे लगता है कि 100% एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें है क्या? चलिए, अब साहित्य का उद्देश्य किसी एक केंद्रित विषय पर लिखा हुआ निबंध नहीं है, उसमें बिखराव है। और प्रेमचंद एक साथ बहुत सी बातें कहे जाते हैं क्योंकि यह एक भाषण है, ठीक है। जब श्रद्धा और भक्ति विषय पर निबंध लिखा जाए तो उन्होंने स्वयं उस विषय पर केंद्रित होकर निबंध लिखा था। इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेख की दृष्टि हम नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब आगे हमें क्या मिल सकता है। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया ना जो मैंने आपको बताया था, नीति शास्त्र और साहित्य शास्त्र में क्या समानता समानता, इसमें नहीं था, ये 6 यूनिट में था। 6 यूनिट का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बीच बीच से क्वेश्चन पूछ सकता है। नीति शास्त्र, साहित्य शास्त्र, मैंने भी वहाँ पे अंतर आपको बताया है। भाषण, निबंध और किसमें बताया था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारांश आगे तरह से यूनिट भी आपकी फिनिश्ड हो गई है, ठीक है। जैसे प्रेमचंद की भाषा सहज, प्रभावशील और सरल है। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं की इसमें उन्होंने लिखा है, ठीक है। साहित्य का उद्देश्य निबंध और भाषण दोनों विधाओं की रचना है, तो इसमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये जो यूनिट आपकी है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। BHD 143 प्रेमचंद, ठीक है। तो ये 1 है अभी, क्योंकि ये ब्लॉक 1 प्रेमचंद का साहित्य 1 है। अब हम ब्लॉक 2 लेंगे, प्रेमचंद का साहित्य 2, जिसमें परिशिष्ट देखने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें लेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक 1 हमारा फिनिश्ड हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के वीडियो का लिंक, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।